पे और व्याकरण। जब निश्चित भाषा का विकास नहीं हुआ था, उस समय मनुष्य अपनी बात समझाने के लिए संकेतों का प्रयोग करता था, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है। संकेत के द्वारा वह अपनी बात समझाने में तो सफल हुआ, परंतु इन संकेतों का कोई निश्चित आधार नहीं था। मनुष्य की इस दुविधा का अंत भाषा ज्ञान के कारण हो पाया। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अतः मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए भाषा बनाई। प्राचीन काल की दीवारों पर उत्कीर्ण संकेत तथा चित्र कालांतर में भाषा में परिवर्तित हो गए। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वाणी अथवा बोलना। उपरोक्त चित्रों के अनुसार हम 3 प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं: संकेतों द्वारा, बोलकर एवं सुनकर तथा लिखकर व पढ़कर। लेकिन संकेतों को किसी भी प्रकार से लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता, अतः ये भाषा का रूप नहीं है। भाषा सार्थक शब्दों का वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर या लिखकर समाज के अन्य व्यक्तियों से अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप। भाषा 2 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा। अध्यापिका ने विद्यार्थियों को बताया कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अतः इस बार भी 14 सितंबर को विद्यालय में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाएगा। सभी बच्चों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है, इसलिए सभी छात्र और छात्राएं पूरी तैयारी के साथ आएं। प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उपर्युक्त अनुच्छेद में अध्यापिका द्वारा छात्रों को बोलकर हिंदी दिवस के विषय में बताया गया है। छात्रों द्वारा अध्यापिका की बात सुनकर समझी गई है। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। सर्वप्रथम मनुष्य ने बोलना ही सीखा था, अतः भाषा का मौखिक रूप ही भाषा का मूल रूप है। सामान्य जीवन में भाषा के इसी रूप का अधिकतम प्रयोग किया जाता है, जैसे गीत, बातचीत, संगीत, गायन, भाषण, कथावाचन, वाद विवाद, किस्से, कहानियाँ, घटनाओं का ब्यौरा, शिकायत इत्यादि। लिखित भाषा। विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी ने मन लगाकर इसमें भाग लिया। अध्यापिका ने प्रतियोगिता के संबंध में छात्रों से एक लेख लिखकर लाने के लिए कहा। यह लेख सभी विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में प्राप्त अपने अनुभव के आधार पर अपनी अपनी पसंद, नापसंद, हानि, लाभ तथा रुचि अरुचि को व्यक्त करते हुए लिखना था। शिक्षिका ने छात्रों द्वारा लिखकर लाए गए लेख को पढ़कर उनके अनुभवों को समझा। अतः यह भाषा का लिखित स्वरूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने भाव व्यक्त करता है एवं अन्य इसे पढ़कर उसके भाव को समझता है। मनुष्य ने जब बोलना आरंभ किया तो उसे सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले संबंधियों को संदेश भेजने की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रकार मौखिक भाषा के बहुत बाद में वह अपनी बोलचाल को लिखित रूप में देने में सफल हो गया। लिखित भाषा स्थायी भाषा है। बोले हुए शब्द वायु में विलीन हो जाते हैं, जबकि लिखित ग्रंथों की पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। सभी धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, पांडुलिपियां, पत्र पत्रिकाएं आदि भाषा के लिखित रूप के कुछ उदाहरण हैं। भाषा के अन्य रूप। हिंदी भाषा के कुछ अन्य शाखाएं हैं जो इस प्रकार हैं। क. मातृभाषा। इस भाषा को बच्चा अपने घर परिवार, माता पिता और संबंधित स्थान के परिवेश द्वारा सीखता है। भाषी जैसे पंजाब में जन्म लेने वाले पंजाबी भाषा, भाषी माता पिता की संतान की मातृभाषा पंजाबी और गुजरात में जन्म लेने वाले बालक की मातृभाषा गुजराती होती है। ख. राष्ट्रभाषा। यह वह भाषा है जो किसी भी देश के अधिकांश निवासी बोलते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जिसे देश के अधिकांश भागों में बोला जाता है।
इसलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे जापानी, चीनी, रूसी, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि। भारत की अधिकांश आबादी हिंदी भाषा भाषी है, अतः भारत में हिंदी को ही मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा दोनों का सम्मान प्राप्त है। ग. राजभाषा। यह भाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। पहले न्यायालयों में अंग्रेजी और उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता था, परंतु भाषा संबंधी कठिनाइयों के कारण उर्दू का प्रयोग अब कम से कम किया जाता है। इसके स्थान पर हिंदी का प्रयोग अधिक होने लगा है। मुख्यतः भारतवर्ष में सरकारी कामकाज अंग्रेजी और हिंदी में किया जाता है, फिर भी राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। घ. संपर्क भाषा। संपर्क भाषा वह भाषा है जिसमें देश के अधिकांश नागरिक आपस में वार्तालाप करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि बोलने वाला इसका सही उच्चारण करे, वस्तुतः वह अपनी बात को समझा सके, यही संपर्क भाषा है। भारत में हिंदी संपर्क भाषा है, जबकि संपूर्ण विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। यूं तो अनेक बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु कुछ विशेष भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है।
इन भाषाओं की संख्या 22 है, जो निम्न प्रकार हैं: हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, असमिया, सिंधी, बंगाली, संस्कृत, कोंकणी, मलयालम, नेपाली, बोडो, मणिपुरी, मैथिली तथा संथाली। उपरोक्त मुख्य भाषाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाएं भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इन भाषाओं को बोलियां कहते हैं। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, जैसे भोजपुरी, अवधी, खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, हरियाणवी, गढ़वाली आदि। मानक भाषा। हिंदी एक व्यापक भाषा है। अन्य भाषाओं के मुकाबले हिंदी भाषा पर स्थानीय भाषाओं का बहुत अधिक प्रभाव है। इस प्रकार अन्य स्थानीय भाषाओं के समावेश और घाल मेल से हिंदी का स्वरूप बदल जाता है। अतः विद्वानों द्वारा एक मानक भाषा को मान्यता दी गई है, जिससे हमारी मातृभाषा का स्वरूप सर्वत्र एक समान बना रहे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक वर्ण एवं वर्तनी। क्रिया विशेषण आदि में य व के स्थान पर स्वरात्मक प्रयोग किया जाए। उदाहरण स्वरूप नई, नई, हुआ, हुआ, गए, गए। परंतु जहाँ भी यह शब्द मूल तत्व है, वहाँ इसे यह ही लिखा जाएगा, जैसे स्थायी, अव्ययी आदि। कारक चिन्हों का प्रयोग संज्ञा से अलग एवं सर्वनाम के साथ मिलाकर किया जाएगा। जैसे संज्ञा किशन ने, सर्वनाम उसने। संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग पृथक पृथक लिखा जाएगा, जैसे खा लिया है, चला गया है, गा रहा है, पढ़ रहा है। अनुस्वार एवं अनुनासिक दोनों को ही मान्यता दी गई है। इनका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर उचित उच्चारण के अनुसार किया जाना चाहिए। तत्सम शब्दों को तद्भव में परिवर्तन करते समय विसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे दुख, तुक, लिपि। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि सर्वप्रथम भाषा का स्वरूप केवल मौखिक था। जब यह समझा गया कि वास्तव में बोलकर किसी बात को दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता, तब भाषा को लिखित रूप देने का प्रयास आरंभ हुआ। प्रारंभ में प्रत्येक ध्वनि के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए। इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है, जैसे भाषा लिपि। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, बंगाली बांग्ला। इसके अतिरिक्त कुछ भारतीय भाषाओं की लिपि भी देवनागरी लिपि है, जैसे कोंकणी, मराठी, गुजराती आदि। अरबी और पारसी लिपियां दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं। विश्व की अधिकांश लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण वर्ण के अनुरूप ही होता है, जबकि रोमन लिपि में सी वर्ण स और क दोनों ही ध्वनियों के लिए प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में वर्तनी की अशुद्धियों को शुद्ध करने अथवा वर्तनी की समस्याओं को हल करने के लिए देव ग्रीक लिपि प्रस्तावित की गई है। व्याकरण। पारस्परिक बोलचाल में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें प्रयुक्त शब्द क्रम के स्थान परिवर्तन से अस्थिरता आ जाती है। भाषा को इससे बचाने के लिए उसके प्रयोग में स्थिरता लानी अनिवार्य है। भाषा का यही स्वरूप मानक है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने में हमारी सहायता करता है। किस वर्ग, शब्द अथवा चिन्हों का प्रयोग किस स्थान पर होना चाहिए, व्याकरण द्वारा हमें इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का निरूपण होता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं: क वर्ण विचार, ख शब्द विचार, ग वाक्य विचार। हमने सीखा विचारों का लिखित व मौखिक आदान प्रदान भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित।
भाषा का अल्प विकसित रूप बोली होता है। उपभाषा बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। बच्चा जिस भाषा को सबसे पहले बोलना सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। देश के अधिकांश क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों को प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप देने का कार्य करता है। भाषा कौशल बातों बातों में। वैभव, तुम्हारी सबसे ज्यादा रुचि किस भाषा में है? हिंदी। पर क्यों? क्योंकि यह हमारी मातृभाषा है। क्या यह केवल हमारी मातृभाषा है? नहीं, यह हमारी मातृभाषा होने के साथ साथ राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा भी है। अरे, मुझे तो यह पता ही नहीं था। बातों बातों में हमने सीखा कि हिंदी केवल हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा भी है। शिक्षण संकेत। शिक्षक छात्रों को भाषाओं का ज्ञान कराएं तथा छात्रों से उनके संबंधियों की स्थानीय भाषाओं के बारे में पूछें तथा उनसे इंटरनेट पर विश्व की अन्य भाषाओं